नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है, आपका दिमाग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति छुपी है? क्या ये सिर्फ सोचने समझने की मशीन है या ये कुछ और भी कर सकता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग का जादू जगाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अक्सर हम अपने दिमाग को हल्के में लेते हैं, जैसे ये कोई आम चीज हो। हम सोचते हैं कि ये बस हमें सोचने और याद रखने में मदद करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली जादूगर है जो आपकी हर इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखता है। असली जादू बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के जादू को जगाने और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। अपने दिमाग की असीम क्षमता को पहचानें। क्या आपने कभी अपने दिमाग की गहराई में झांका है? क्या आप जानते हैं कि ये जो 3 पौंड का अंग आपके सिर के अंदर है, ये कितनी अद्भुत चीजें करने में सक्षम है? हम में से ज्यादातर लोग अपनी मानसिक क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी सीमाओं को मान लेते हैं, ये सोचकर कि हम कुछ खास चीजें ही कर सकते हैं, और हम उससे आगे जाने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके दिमाग में असीम क्षमता है। ये सीखने, अनुकूलन करने, समस्याओं को हल करने और नई चीजें बनाने में सक्षम है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जागृति, ये वो पहला कदम है जो आपको अपनी मानसिक शक्ति को अनलॉक करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके जीवन में कितना कुछ संभव है। आपका दिमाग एक जटिल और अद्भुत अंग है। ये अरबों न्यूरॉन्स से बना है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल भेजते हैं, जिससे आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सीख सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग कार्य होते हैं। सेरिब्रम सोचने, सीखने और याद रखने के लिए जिम्मेदार है। सेरिबेलम संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क स्टेम सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन दिमाग के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग करने के बजाय ये समझना जरूरी है कि ये सभी हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि आपको वो बना सकें जो आप हैं। आपका दिमाग एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है, जो लगातार जानकारी संसाधित कर रहा है और दुनिया के बारे में आपकी समझ को अपडेट कर रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि आपका दिमाग नई चीजें सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। पहले यह माना जाता था कि दिमाग बचपन में ही विकसित हो जाता है और फिर स्थिर रहता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। आपका दिमाग जीवन भर बदलता रहता है। जैसे जैसे आप नए अनुभव करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और नई आदतें बनाते हैं, आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं और पुराने कनेक्शन कमजोर होते जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी भावनाओं को बदलकर अपने दिमाग को बदल सकते हैं। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, अपने डर का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। कई मिथक हैं जो दिमाग की शक्ति को सीमित करते हैं। एक मिथक ये है कि आप बूढ़े होने पर नई चीजें नहीं सीख सकते। ये बिल्कुल गलत है। आपका दिमाग जीवन भर नई चीजें सीखने की क्षमता रखता है, भले ही आप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं। दूसरा मिथक ये है कि आप अपनी बुद्धि को नहीं बढ़ा सकते। ये भी गलत है। आप अपनी बुद्धि को लगातार सीखते रहकर, नई चीजें आजमाकर और अपनी सीमाओं को चुनौती देकर बढ़ा सकते हैं। तीसरा मिथक ये है कि आप अपने जीन के गुलाम हैं। ये भी गलत है। आपके जीन आपके व्यक्तित्व और क्षमताओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे आपकी नियति नहीं हैं। आप अपनी आदतों, अपने विचारों और अपने कार्यों को बदलकर अपने जीन के प्रभाव को बदल सकते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए ध्यान, जर्नलिंग और सकारात्मक आत्मचर्चा जैसी तकनीकों का उपयोग करें। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने में मदद करता है। जर्नलिंग आपको अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और अपनी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। सकारात्मक आत्मचर्चा आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और नकारात्मक विचारों को बदलने में मदद करता है। इन तकनीकों का नियमित रूप से अभ्यास करके आप अपने दिमाग की असीम क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक सफलता की कहानियां सुनें,
महान लोगों की जीवनी पढ़ें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके बड़ी सफलता हासिल की है। ये कहानियां आपको प्रेरित करेंगी और आपको ये दिखाएंगी कि आपके लिए भी कुछ भी संभव है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। वो हमेशा अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे और दुनिया को बदल दिया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक महान कंपनी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो हमेशा नए विचारों को आजमाने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहते थे। इन लोगों ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके दुनिया को बदल दिया। इस अध्याय का उद्देश्य दिमाग के बारे में एक नई समझ पैदा करना और आपको अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। आज से ही अपने दिमाग के प्रति जागरूक बनें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें, नई चीजें सीखें और अपने सपनों का पीछा करें। याद रखिए, आपके अंदर असीम क्षमता है और आप जो भी चाहें बन सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास रखना है और कभी हार नहीं माननी है। जागृति एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती दें और हर दिन एक बेहतर इंसान बनें। अध्याय 2, हर चुनौती को अवसर में बदलें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा खुश और आशावादी रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हों, जबकि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक और निराश रहते हैं, चाहे उनके जीवन में कितनी भी अच्छी चीजें क्यों ना हों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली मानसिकता है जो आपको हर चुनौती को अवसर में बदलने, अपने जीवन में खुशी और सफलता को आकर्षित करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय खुश रहना है या हर चीज को गुलाबी चश्मे से देखना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अपनी समस्याओं को अनदेखा करना है या उन्हें कम करके आंकना है। सकारात्मक सोच का मतलब है एक संतुलित और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना, मुश्किलों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक रवैया अपनाना और हमेशा समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। सकारात्मक सोच एक कला है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। ये एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं, और इसके लिए लगातार प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि ये हर प्रयास के लायक हैं। सकारात्मक सोच आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। सकारात्मक विचार आपके दिमाग में एंडोर्फिन जैसे रसायनों को छोड़ते हैं, जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। सकारात्मक सोच आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत कर सकती है और आपको बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती है। सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप अधिक जोखिम लेने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए तैयार होते हैं। सकारात्मक सोच आपको समस्याओं को हल करने की क्षमता में सुधार कर सकती है। जब आप सकारात्मक होते हैं, तो आप अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं और आप समाधान खोजने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। सकारात्मक सोच आपके रिश्तों को मजबूत कर सकती है। जब आप सकारात्मक होते हैं, तो आप दूसरों को आकर्षित करते हैं और आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानना सकारात्मक सोच का पहला कदम है। नकारात्मक विचार अक्सर स्वचालित होते हैं, जिसका मतलब है कि वे बिना किसी प्रयास के आपके दिमाग में आते हैं। वे अक्सर अतार्किक और विकृत होते हैं और वे आपको निराश, चिंतित और उदास महसूस करा सकते हैं। कुछ सामान्य नकारात्मक विचार पैटर्न में शामिल हैं। हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना, सब कुछ काला या सफेद देखना, हर चीज में बुराई खोजना, भविष्य के बारे में नकारात्मक भविष्यवाणियां करना, अपनी भावनाओं को कम करके आंकना और दूसरों की भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, खुद को दूसरों से कम आंकना और अपनी सफलताओं को कम आंकना। इन नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सीखें। खुद से पूछें, क्या ये विचार सच है? क्या मेरे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है? क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इस स्थिति को देख सकता हूं? अक्सर आप पाएंगे कि आपके नकारात्मक विचार अतिरंजित या विकृत हैं और वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के बाद उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। नकारात्मक विचारों को चुनौती देने के लिए सकारात्मक विचारों का उपयोग करना एक कारगर उपाय है। खुद से कुछ सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं बुद्धिमान हूं,
मैं सुंदर हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं जिसका मैं सपना देखता हूं। इन सकारात्मक बातों को बार बार दोहराएं, खासकर तब जब आप निराश या चिंतित महसूस कर रहे हों। अंत में नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोग आपके मूड को खराब कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्यार करते हैं, आपका समर्थन करते हैं और आप में विश्वास रखते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आभार जताना सबसे पहले जरूरी है। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अधिक सकारात्मक महसूस करने में मदद मिलेगी। एक कृतज्ञता पत्रिका रखें और हर दिन उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपको उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा जो आपके जीवन में हो रही हैं, और ये आपको अधिक सकारात्मक महसूस करने में मदद करेगा। मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक रहने का प्रयास करें। हर किसी के जीवन में मुश्किल समय आते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। आप या तो नकारात्मक हो सकते हैं और हार मान सकते हैं, या आप सकारात्मक हो सकते हैं और चुनौती का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आपको मुश्किल परिस्थितियों से उबरने और उनसे सीखने में मदद मिलेगी। सकारात्मक सोच एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है, और ये आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लाने में मदद कर सकती है। नकारात्मक विचारों को पहचानना और चुनौती देना सीखें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अध्याय 3, अवचेतन मन की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक खजाना छुपा है? एक ऐसा खजाना जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर सकता है, हर सपने को सच कर सकता है और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। यह खजाना है आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन वो शक्ति जो हमेशा आपके साथ है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन हमारी जिंदगी को आकार देता है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अवचेतन मन क्या है? यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपकी जागरूकता से बाहर काम करता है। यह आपकी आदतों, आपकी भावनाओं और आपके विश्वासों का भंडार है। ये वो शक्ति है जो आपके शरीर को चलाती है, आपके दिल को धड़काती है और आपके फेफड़ों को सांस लेने के लिए प्रेरित करती है। ये वो जगह है जहां आपके सभी अनुभव, आपकी यादें और आपकी भावनाएं जमा होती हैं, और ये आपके व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये समझना होगा कि ये कैसे काम करता है और इसे कैसे प्रोग्राम किया जाता है। चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। चेतन मन वो हिस्सा है जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। अवचेतन मन वो हिस्सा है जो स्वचालित रूप से काम करता है। ये आपकी आदतों और आपके विश्वासों को नियंत्रित करता है। चेतन मन अवचेतन मन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन चेतन मन को भी प्रभावित कर सकता है। आपका चेतन मन एक बीज बोने जैसा है और आपका अवचेतन मन उस बीज को सींचने और उसे फल में बदलने जैसा है। यदि आप सकारात्मक बीज बोते हैं तो आपको सकारात्मक फल मिलेंगे, और यदि आप नकारात्मक बीज बोते हैं तो आपको नकारात्मक फल मिलेंगे। अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग करने के कई तरीके हैं। सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है पुष्टि का उपयोग करना। पुष्टि सकारात्मक कथन है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। ये आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरने में मदद करते हैं। जब आप पुष्टि करते हैं तो आप अपने दिमाग को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। एक और शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन का उपयोग करना। विजुअलाइजेशन एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने दिमाग को यह विश्वास दिला रहे होते हैं कि आपकी इच्छाएं पहले से ही सच हो चुकी हैं। अपनी भावनाओं को जोड़ना भी अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक शानदार तरीका है। जब आप किसी चीज को भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। आकर्षण का नियम एक सार्वभौमिक नियम है जो कहता है कि आप अपने जीवन में वो आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं।
इसका मतलब है कि यदि आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे, और यदि आप नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप नकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। आकर्षण का नियम आपके अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। आपका अवचेतन मन उन विचारों और भावनाओं को आकर्षित करता है जो आपके मन में सबसे प्रबल होते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरते हैं, तो आप सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग करने में बाधाएं भी आती हैं, जैसे नकारात्मक विश्वासों और डर को दूर करना। डर आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोक सकता है, जबकि नकारात्मक विश्वास आपको यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप सफल होने के लायक नहीं हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अपने नकारात्मक विश्वासों और डरों का सामना करना होगा। उन्हें चुनौती देनी होगी और उन्हें सकारात्मक विचारों और विश्वासों से बदलना होगा। खुद को क्षमा करना, आत्मसम्मान बढ़ाना और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना भी आपको इन बाधाओं से उबरने में मदद कर सकता है। ऐसे कई सफल लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। थॉमस एडिसन ने अपने अवचेतन मन का उपयोग बल्ब का आविष्कार करने के लिए किया। वो बार बार अपने आप से कहते थे कि वो बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं, और अंत में उन्होंने कर दिखाया। मोहम्मद अली ने अपने अवचेतन मन का उपयोग बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए किया। वो हमेशा अपने आप को सबसे महान कहते थे, और वो बन गए। ओपरा विनाफ्रे ने अपने अवचेतन मन का उपयोग एक सफल बिजनेस वुमन बनने के लिए किया। वो हमेशा अपने आप पर विश्वास करती थी, और उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कर सकते हैं। पुष्टि, विजुअलाइजेशन और भावनात्मक जुड़ाव का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें। आकर्षण के नियम का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को आकर्षित करें और नकारात्मक विश्वासों और डरों को दूर करें। अध्याय 4, भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति का झरना खोजें। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपका मन एक आवारा बादल की तरह है, बिना किसी दिशा के इधर उधर भटक रहा है? क्या आप अतीत की यादों में खो जाते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं और वर्तमान पल को पूरी तरह से जी नहीं पाते? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम लगातार सूचनाओं और विकर्षणों से घिरे रहते हैं, वर्तमान में जीना और आंतरिक शांति को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। ध्यान और सचेतनता, ये वो जादुई उपकरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। ध्यान और सचेतनता कोई रहस्यमय या धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये मानसिक व्यायाम है जो आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने और आपको अधिक जागरूक, केंद्रित और शांत रहने में मदद करते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं, जैसे अपनी सांस, एक शब्द या एक दृश्य। जब आपका मन भटकता है, तो आप धीरे से अपने ध्यान को वापस उस चीज पर ले आते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सचेतनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूक होते हैं, बिना किसी निर्णय के। जब आप सचेतन होते हैं, तो आप अपने अनुभवों को पूरी तरह से महसूस करते हैं और आप अपने अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं। ध्यान और सचेतनता आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकते हैं। वे तनाव को कम कर सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। वे आपको नींद में सुधार करने, दर्द को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद कर सकते हैं। यदि आप तनाव, चिंता या अवसाद से पीड़ित हैं, तो ध्यान और सचेतनता आपके लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकते हैं। वे आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं और आपको अधिक शांत और संतुलित महसूस करा सकते हैं। ध्यान और सचेतनता आपको अपनी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यदि आप काम करते समय या पढ़ाई करते समय ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ध्यान और सचेतनता आपको अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने और विकर्षणों से दूर रहने में मदद कर सकते हैं। वे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। कई अलग अलग प्रकार के ध्यान हैं, और आपके लिए सबसे अच्छा प्रकार आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। कुछ लोकप्रिय प्रकारों में शामिल हैं निर्देशित ध्यान, जिसमें आप एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं
जो आपको एक दृश्य या अनुभव के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना, जिसमें आप अपनी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और बॉडी स्कैन ध्यान, जिसमें आप अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी भी शारीरिक संवेदना को महसूस करते हैं। सचेतनता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के कई तरीके हैं। आप खाते समय सचेतन हो सकते हैं, अपने भोजन के स्वाद, बनावट और गंध पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप चलते समय सचेतन हो सकते हैं, अपने कदमों को महसूस कर सकते हैं और अपने आसपास के दृश्यों और ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप बातचीत करते समय सचेतन हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुन सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए ध्यान शुरू करने के लिए कुछ आसान टिप्स और तकनीकें हैं। एक शांत और आरामदायक जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे। सीधे बैठें या लेट जाएं, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपनी आंखें बंद करें और धीरे से अपनी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटकता है, तो धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले आएं। 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आप निर्देशित ध्यान रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, जो आपको ध्यान केंद्रित रहने में मदद कर सकती हैं। सचेतनता का अभ्यास करने के लिए हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करें। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें, लेकिन उनका न्याय न करें। अपने आसपास की दुनिया के प्रति सचेत रहें और हर पल का आनंद लें। ध्यान और सचेतनता का अभ्यास करने में कई चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे बेचैन मन, नींद आना और अन्य परेशानियां। यदि आपका मन भटकता रहता है, तो निराश न हो। यह ध्यान का एक सामान्य हिस्सा है। बस धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले आएं। यदि आपको नींद आ रही है, तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित करें। आप एक अलग प्रकार का ध्यान भी आजमा सकते हैं या एक अलग समय पर ध्यान कर सकते हैं, जब आप अधिक सतर्क महसूस करते हैं। यदि आपके मन में अन्य परेशानियां हैं, तो उन्हें स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। याद रखें, ध्यान का उद्देश्य अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उनके प्रति जागरूक होना है। ध्यान और सचेतनता आपको वर्तमान में जीने, तनाव कम करने और अपनी आंतरिक शांति को खोजने में मदद कर सकते हैं। आज ही इन तकनीकों को आजमाएं और देखें कि वे आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हैं। अध्याय 5, मन के तूफानों को शांत करने की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भावनाएं एक बेलगाम घोड़े की तरह हैं, जो आपको अपनी मर्जी से कहीं भी खींच ले जाती हैं? क्या आप अक्सर गुस्से, उदासी या डर जैसी नकारात्मक भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें? भावनाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। वे हमें खुशी, उत्साह, प्यार और सहानुभूति जैसे अनुभवों को महसूस करने की अनुमति देती हैं। लेकिन वे हमें क्रोध, दुख, डर और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं का भी अनुभव करा सकती हैं। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो वे हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं, हमारे रिश्तों को खराब कर सकती हैं, हमारी उत्पादकता को कम कर सकती हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना, ये वो कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें, ताकि वे हमारे ऊपर हावी ना हों और हम एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकें। भावनाओं का आपके विचारों, व्यवहारों और रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप खुश होते हैं, तो आप अधिक रचनात्मक, उत्पादक और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। जब आप दुखी होते हैं, तो आप अधिक निष्क्रिय, निराशावादी और अलग-थलग महसूस करते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, तो आप आक्रामक और आवेगपूर्ण हो सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं, तो आप सतर्क और असुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को भी प्रभावित करती हैं। जब आप भावनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, तो आप तर्कहीन निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं, जिनका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। बुनियादी भावनाओं को समझना भावनाओं को नियंत्रित करने का पहला कदम है। खुशी एक सुखद भावना है, जो आनंद, संतोष और कल्याण की विशेषता है। दुख एक अप्रिय भावना है, जो नुकसान, निराशा और शोक की विशेषता है। गुस्सा एक शक्तिशाली भावना है, जो क्रोध, चिड़चिड़ापन और आक्रामकता की विशेषता है। डर एक चेतावनी देने वाली भावना है, जो खतरे, खतरे और खतरे की विशेषता है।
आश्चर्य एक तटस्थ भावना है जो अप्रत्याशित घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। इन बुनियादी भावनाओं को समझना आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से पहचानने और समझने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना एक स्वस्थ भावनात्मक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, खासकर नकारात्मक भावनाओं को। लेकिन ऐसा करने से वे और भी ज्यादा तीव्र हो सकती हैं और लंबे समय में आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का मतलब है उन्हें स्वीकार करना कि वे मौजूद हैं, बिना किसी निर्णय के या उन्हें बदलने की कोशिश किए। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो आप उन्हें संसाधित करने और उनसे सीखने के लिए खुद को जगह देते हैं। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना भी बेहद जरूरी है। भावनाओं को दबाने के बजाय रचनात्मक तरीकों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके खोजें। आप कला, संगीत, लेखन या व्यायाम का उपयोग कर सकते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं या किसी चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका खोजें जो आपके लिए काम करे और जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए कुछ रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है। गहरी सांस लें, अपने विचारों को चुनौती दें, समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें, आराम करने के लिए कुछ करें, किसी प्रियजन से बात करें या पेशेवर मदद लें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना एक खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए जरूरी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कई घटक शामिल हैं, जिनमें आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल शामिल हैं। अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए इन क्षेत्रों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है और ये आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लाने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना, ये सभी कदम आपको एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति बनने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों के बारे में जागरूक होना। अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता आपको उन्हें नियंत्रित करने और उन पर प्रतिक्रिया करने में मदद करती है, जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने से आपको अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। आत्म नियमन का मतलब है अपनी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता। इसका मतलब है कि आप मुश्किल परिस्थितियों में शांत और संयमित रह सकते हैं और आप आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बच सकते हैं। आत्म नियमन आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने और अपने जीवन को पटरी पर रखने में मदद करता है। प्रेरणा का मतलब है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित और प्रेरित रहने की क्षमता। प्रेरित रहने के लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। प्रेरित रहने से आपको मुश्किल समय में भी हार न मानने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद मिलती है। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता। सहानुभूति रखने से आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं, उनके प्रति दयालुता और करुणा का भाव रखते हैं और उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर पाते हैं। सहानुभूति आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। सामाजिक कौशल का मतलब है दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और संबंध बनाने की क्षमता। सामाजिक कौशल में संचार, सुनना, सहयोग करना और संघर्ष को हल करना शामिल है। अच्छे सामाजिक कौशल आपको अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफल होने में मदद करते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों या आपका व्यक्तिगत विकास हो। आज से अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करें, उन्हें पहचानने का प्रयास करें, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने के लिए नए तरीके खोजें। आत्म जागरूक बनें, अपने आवेगों को नियंत्रित करें, प्रेरित रहें, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें और अपने सामाजिक कौशल को बेहतर बनाएं। याद रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना एक ऐसी शक्ति है जो आपके पास हमेशा से है। बस आपको इसे जगाना है
और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीखना है। अध्याय 6, सपनों को साकार करने का खाका तैयार करें। कभी आपने खुद को एक घने जंगल में खोया हुआ महसूस किया है, जहां हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता। आप जानते हैं कि आपको कहीं पहुंचना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस दिशा में जाना है। लक्ष्य निर्धारण, ये वो कंपास है जो आपको उस जंगल से बाहर निकलने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। ये आपको एक स्पष्ट दिशा देता है, आपको प्रेरित करता है और आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। लक्ष्य निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ये तय करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक हो। वो छोटे भी हो सकते हैं, जैसे हर दिन 30 मिनट व्यायाम करना, या बड़े भी हो सकते हैं, जैसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। महत्वपूर्ण ये है कि आपके लक्ष्य आपके लिए सार्थक हों और वो आपको प्रेरित करें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। लक्ष्य निर्धारण आपको केंद्रित रहने में मदद करता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और उन चीजों से दूर रह सकते हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करते हैं, तो आप उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं और आप आगे बढ़ने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। लक्ष्य निर्धारण आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उन कामों पर लगा सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं और आप उन कामों पर समय बर्बाद करने से बच सकते हैं जो आपको कहीं नहीं ले जाते। स्मार्ट लक्ष्य क्या है? स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। विशिष्ट लक्ष्य वे होते हैं जो स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं और जिनमें कोई अस्पष्टता नहीं होती है। मापने योग्य लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं और माप सकते हैं कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। प्राप्य लक्ष्य वे होते हैं जो आपके लिए यथार्थवादी हों और जिन्हें आप अपनी वर्तमान क्षमताओं और संसाधनों के साथ प्राप्त कर सकें। प्रासंगिक लक्ष्य वे होते हैं जो आपके मूल्यों और उद्देश्यों के अनुरूप हों। समयबद्ध लक्ष्य वे होते हैं जिनकी एक निश्चित समय सीमा होती है, जिससे आपको ट्रैक पर रहने में मदद मिलती है। अपने लक्ष्यों को लिखने के कई फायदे हैं। सबसे पहले, ये उन्हें अधिक ठोस बनाता है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो वे केवल आपके दिमाग में एक विचार नहीं रहते हैं, बल्कि वे एक वास्तविक चीज बन जाते हैं जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। दूसरा, ये आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है। लिखने की प्रक्रिया आपको अपने लक्ष्यों के बारे में गहराई से सोचने और ये समझने पर मजबूर करती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तीसरा, ये आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप अपने आप से एक वादा कर रहे होते हैं कि आप उन्हें प्राप्त करने के लिए सब कुछ करेंगे जो आप कर सकते हैं। चौथा, ये आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। बड़े लक्ष्यों को छोटे चरणों में तोड़ना एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। बड़े लक्ष्यों को अक्सर डरावने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वे कभी प्राप्त नहीं हो सकते। लेकिन जब आप अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ते हैं, तो वे अधिक प्राप्य लगने लगते हैं और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे चरणों में तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंतिम लक्ष्य की पहचान करें और फिर उन सभी चरणों को लिखें जिन्हें आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उठाने की आवश्यकता है। अपने चरणों को क्रमिक क्रम में लिखें और प्रत्येक चरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक पुस्तक लिखना है, तो आप अपने लक्ष्यों को छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं, जैसे किताब के लिए एक विचार चुनना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहले अध्याय को लिखना, हर हफ्ते एक अध्याय लिखना, किताब को संपादित करना और किताब को प्रकाशित करना। अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अपनी सफलताओं का जश्न मनाने से आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक डायरी या स्प्रेडशीट का उपयोग करें ताकि आप हर हफ्ते
या हर महीने अपनी प्रगति को रिकॉर्ड कर सकें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए अपने आप को कुछ खास कीजिए, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म देखना, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना या अपने लिए कुछ खरीदना। ये आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रहने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करना हर किसी के लिए आसान होता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हार मानने के बजाय उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और उससे निपटने के लिए एक योजना बनाएं। अगर आपको अपने रास्ते में कोई बाधा आती है, तो निराश न हों, बस रुकें, सांस लें और फिर से कोशिश करें। हमेशा याद रखें कि सफलता एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं, और रास्ते में कई उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लक्ष्य निर्धारण का उपयोग करें। अध्याय 7, हर पल को मूल्यवान बनाएं, जिंदगी की दौड़ में आगे रहें। क्या आप अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि आपके पास जरूरी कामों के लिए पर्याप्त समय नहीं है? क्या आप हमेशा समय सीमा को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं? या क्या आप अपनी टू डू लिस्ट को देखकर अभिभूत हो जाते हैं और ये नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें? तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में ज्यादातर लोग समय की कमी महसूस करते हैं और उन्हें यह पता नहीं होता कि वे अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाएं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समय प्रबंधन एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है, और ये आपको अधिक उत्पादक, केंद्रित और कम तनावग्रस्त रहने में मदद कर सकता है। समय क्या है? समय एक ऐसा संसाधन है जो सीमित है और एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना बेहद जरूरी है। समय प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा काम करें, बल्कि इसका मतलब है कम समय में ज्यादा काम करना और उन चीजों के लिए ज्यादा समय निकालना जो आपके लिए मायने रखती हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपके शौक हों या आपके स्वास्थ्य हों। समय प्रबंधन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी गतिविधियों की योजना बनाते हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हैं और उन्हें कुशलतापूर्वक निष्पादित करते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने तनाव को कम करने और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सबसे पहले समय के चोरों को पहचानें। समय के चोर वे गतिविधियां और आदतें हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती हैं। कुछ सामान्य समय के चोरों में शामिल हैं: सोशल मीडिया, टीवी, वीडियो गेम्स, इंटरनेट सर्फिंग, गपशप करना, मीटिंग्स में देर करना, अव्यवस्थित रहना और कार्यों को टालना। समय के चोरों को पहचानने के बाद आपको उनसे छुटकारा पाने के लिए कदम उठाने होंगे। कुछ सुझावों में शामिल हैं: सोशल मीडिया और टीवी पर बिताए जाने वाले समय की सीमा निर्धारित करना, नोटिफिकेशन बंद करना, अपने ईमेल को दिन में सिर्फ कुछ बार चेक करना, मीटिंग्स के लिए समय पर पहुंचना, अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखना और कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना। अपनी प्राथमिकताओं को तय करना सीखें ताकि आप जान सकें कि आपको सबसे पहले क्या करना है। प्राथमिकता तय करने के लिए आपको उन कार्यों की पहचान करनी होगी जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप उन कार्यों को लिख सकते हैं जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है और फिर उन्हें उनकी महत्वपूर्णता और तात्कालिकता के आधार पर रैंक कर सकते हैं। आप आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करके अपने कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: जरूरी और तत्काल, जरूरी लेकिन तत्काल नहीं, तत्काल लेकिन जरूरी नहीं, और न तो जरूरी और न ही तत्काल। जो कार्य जरूरी और तत्काल हैं, उन्हें तुरंत करें। जो कार्य जरूरी हैं लेकिन तत्काल नहीं हैं, उन्हें शेड्यूल करें। जो कार्य तत्काल हैं लेकिन जरूरी नहीं हैं, उन्हें सौंप दें या हटा दें। और जो कार्य न तो जरूरी हैं और न ही तत्काल हैं, उन्हें पूरी तरह से हटा दें। पोमोडोरो तकनीक एक लोकप्रिय समय प्रबंधन तकनीक है जो आपको छोटे, केंद्रित अंतरालों में काम करने में मदद करती है। इस तकनीक में आप 25 मिनट के लिए काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हर 4 पोमोडोरो के बाद आप 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लेते हैं। ये तकनीक आपको केंद्रित रहने और बर्नआउट से बचने में मदद करती है। टू डू लिस्ट एक सरल उपकरण है जो आपको उन कार्यों को ट्रैक करने में मदद करता है जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है। अपनी टू डू लिस्ट को व्यवस्थित रखने के लिए आप इसे श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे काम, घर और व्यक्तिगत।
आप प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर सकते हैं। हर दिन अपनी टू डू लिस्ट की समीक्षा करें और उन कार्यों को प्राथमिकता दें जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है। अतिभार और तनाव से बचना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हम अधिक समय बर्बाद करते हैं और हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। अपनी सीमाओं को पहचानें और आराम करने और रिचार्ज होने के लिए समय निकालें। हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जैसे पढ़ना, सुनना, संगीत, व्यायाम करना या दोस्तों के साथ घूमना। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। यह आपको अपने तनाव को कम करने और अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब कुछ करने के लिए भी समय निकालना पड़ेगा? जवाब है हाँ और ना भी। बात यह है कि समय प्रबंधन सिर्फ काम को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने के बारे में भी है। आपको यह समझना होगा कि आपकी सीमाएं क्या हैं और कब आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अगर आप खुद को लगातार थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये एक संकेत है कि आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कभी कभी हमें ना कहना सीखना भी जरूरी होता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए या सामाजिक दबाव में आकर ऐसे काम स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते हैं और हमारा समय बर्बाद करते हैं। आपको ना कहना सीखना होगा, खासकर उन कामों के लिए जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। हर बार जब आप किसी ऐसे काम के लिए हाँ कहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप वास्तव में अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए ना कह रहे होते हैं। समय प्रबंधन का मतलब यह भी है कि आपको आराम करने और रिचार्ज होने के लिए समय निकालना होगा। आप मशीन नहीं हैं कि लगातार काम करते रहें। आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है और अपनी बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत है। हर दिन के अंत में अपने दिन का मूल्यांकन करना एक अच्छी आदत है। सोने से पहले 5 मिनट निकालकर सोचें कि आपने आज क्या किया, आपने अपने समय का कितना सदुपयोग किया और आप कल क्या बेहतर कर सकते हैं। ये आत्म प्रतिबिंब आपको अपनी आदतों को पहचानने और सुधार करने में मदद करेगा। आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि अगली बार आप कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको अपनी सफलताओं पर गर्व करने और अपने प्रयासों के लिए खुद को शाबाशी देने का मौका भी देता है। समय प्रबंधन एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है और ये आपको अधिक उत्पादक, केंद्रित और कम तनावग्रस्त रहने में मदद कर सकता है। उन गतिविधियों और आदतों को पहचानें जो आपका समय बर्बाद करती हैं। उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और अपने जीवन को संतुलित बनाए रखें। अध्याय 8, फोकस की अद्भुत शक्ति को उजागर करें। क्या आप अक्सर एक काम शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद ही आपका ध्यान कहीं और भटक जाता है? क्या आप मल्टीटास्किंग के चक्कर में फंसे हुए हैं और ये महसूस करते हैं कि आप किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं? आज के दौर में, जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन का अंबार लगा हुआ है, एकाग्रता एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल बन गया है। ये वो सुपर पावर है जो आपको शोरगुल भरे माहौल में भी शांत रहने, अपने लक्ष्यों पर टिके रहने और अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने में मदद करती है। एकाग्रता ये वो क्षमता है जो आपको एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान लगाने और बाकी सब कुछ भूल जाने की शक्ति देती है। ये वो गुण है जो आपको सफलता और उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। एकाग्रता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। ये आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने और उसे भटकने से रोकने का एक तरीका है। जब आप एकाग्र होते हैं तो आप अपने दिमाग को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं और बाकी सब कुछ फिल्टर कर देते हैं। ये आपको उस काम को कुशलतापूर्वक करने, समस्याओं को हल करने और नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद करता है। एकाग्रता के कई लाभ हैं। ये आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं। ये आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है, क्योंकि आप गहराई से सोच पाते हैं और नए विचारों को खोज पाते हैं। ये आपके सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि आप जानकारी को बेहतर ढंग से याद रख पाते हैं। और ये आपके तनाव को कम करता है, क्योंकि आप शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। कई कारक हैं जो आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकते हैं। नींद की कमी, तनाव, खराब पोषण और शोरगुल भरा परिवेश, ये सब आपकी एकाग्रता को कम कर सकते हैं। पर्याप्त नींद लेना एकाग्रता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से सो रहे होते हैं
तो आपका दिमाग शांत और ताजा होता है और वो अधिक कुशलता से काम कर पाता है। तनाव भी एकाग्रता को कम कर सकता है। जब आप तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन छोड़ता है, जो आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी एकाग्रता को कम कर सकते हैं। स्वस्थ आहार खाना भी एकाग्रता के लिए जरूरी है। आपके दिमाग को ठीक से काम करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट। प्रोसेस्ड फूड, चीनी और कैफीन से बचें, क्योंकि ये आपकी एकाग्रता को कम कर सकते हैं। शांत और शांत वातावरण में काम करना भी एकाग्रता के लिए जरूरी है। शोर, व्याकुलता और अन्य विकर्ष आपके दिमाग को विचलित कर सकते हैं और आपकी एकाग्रता को कम कर सकते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपने दिमाग को शांत करने और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करने से आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने दिमाग को भटकने से रोकने में मदद मिलेगी। व्यायाम भी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, क्योंकि व्यायाम आपके दिमाग में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। हर दिन कुछ देर के लिए व्यायाम करने से आपको अधिक केंद्रित और ऊर्जावान महसूस करने में मदद मिलेगी। ब्रेक लेना भी एकाग्रता के लिए जरूरी है। हर घंटे में कुछ मिनट का ब्रेक लेने से आपको अपने दिमाग को आराम करने और रिचार्ज करने का मौका मिलता है, जिससे आप अधिक केंद्रित महसूस करते हैं। अपने परिवेश को विकर्षों से मुक्त करने का प्रयास करें। अपना फोन बंद कर दें, ईमेल नोटिफिकेशन बंद कर दें और टीवी से दूर रहें। अगर आपको शोरगुल भरे माहौल में काम करना है, तो शोर रद्द करने वाले हेडफोन का उपयोग करें। मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ कई काम करना, लेकिन यह वास्तव में आपकी उत्पादकता को कम कर देता है, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आप एक काम से दूसरे काम पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, जिससे आपकी एकाग्रता कम हो जाती है। इसके बजाय एक समय पर एक काम पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करने के बाद ही अगले काम पर जाएं। एकाग्रता एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अधिक सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आज से ही अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू करें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें, स्वस्थ भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें, विकर्षों से दूर रहें और एक समय पर एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे आप अपनी एकाग्रता में सुधार देखेंगे और आप अपने जीवन में अधिक सफलता और खुशी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कहा जाता है, जिस काम में मन लगाओ वही बन जाओ। ये तभी संभव है जब आपका मन एकाग्र हो, जब आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम पर केंद्रित हो। एकाग्रता वो शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बना देती है, जो आपको भीड़ से अलग पहचान दिलाती है और जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो क्या आप उस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को शांत करके, वर्तमान में जीकर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके एक बेहतर इंसान बनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही एकाग्रता का अभ्यास शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अध्याय 9, अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर सपनों को हकीकत में बदलिए। क्या आप अक्सर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही थक जाते हैं और हार मान लेते हैं? क्या आप हर बार डाइटिंग शुरू करने के बाद कुछ दिनों में ही छोड़ देते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करने में असफल हो जाते हैं? ये सब आत्म अनुशासन की कमी के संकेत हैं। आत्म अनुशासन, ये वो आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। ये वो शक्ति है जो हमें आलस्य, प्रलोभनों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में मदद करती है और हमें उस रास्ते पर टिके रहने में मदद करती है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। आत्म अनुशासन कोई ऐसा गुण नहीं है जो कुछ लोगों के पास जन्म से होता है और कुछ के पास नहीं। ये एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने और अपनी आदतों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। जब आपके पास आत्म अनुशासन होता है, तो आप अपने आवेगों पर काबू पा सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और लगातार प्रयास करते रह सकते हैं, भले ही आपको मन न कर रहा हो। आत्म अनुशासन के कई लाभ हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो आप खुद पर अधिक विश्वास करने लगते हैं और आप ये जानने लगते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं जिसका आप मन बना लें। यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। हर बार जब आप आत्म अनुशासन का अभ्यास करते हैं,
तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, जिससे आपके लिए भविष्य में अनुशासित रहना आसान हो जाता है। ये बुरी आदतों को तोड़ने में मदद करता है। जब आपके पास आत्म अनुशासन होता है, तो आप उन प्रलोभनों का विरोध करने में अधिक सक्षम होते हैं, जो आपको बुरी आदतों की ओर ले जाते हैं। आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करना। एकदम से बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश न करें, बल्कि छोटे आसान लक्ष्यों से शुरुआत करें, जिन्हें आप आसानी से प्राप्त कर सकें। हर दिन 30 मिनट व्यायाम करने के बजाय 10 मिनट से शुरुआत करें। हर दिन एक पेज लिखने के बजाय एक पेज से शुरुआत करें। जैसे जैसे आप छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। एक दिनचर्या बनाना भी आत्म अनुशासन के लिए जरूरी है। एक दिनचर्या आपको अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और उन कामों को करने में मदद करती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या में हर दिन एक ही समय पर उठना, खाना और सोना शामिल करें। इससे आपके शरीर को एक निश्चित लय में समायोजित होने में मदद मिलेगी और आपके लिए अनुशासित रहना आसान हो जाएगा। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करने से आपको प्रेरित रहने और ये देखने में मदद मिलती है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक डायरी या स्प्रेडशीट का उपयोग करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं, तो आप अधिक उत्साहित महसूस करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। विपरीत परिस्थितियों में भी अनुशासित रहें। जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हार मानने के बजाय याद रखें कि आपने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और आप उनसे पार पाने में सक्षम हैं। अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और लगातार प्रयास करते रहें। सफलता की कहानियों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने आत्म अनुशासन के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की है। उनकी कहानियां आपको प्रेरित करेंगी और आपको ये दिखाएंगी कि आपके लिए भी कुछ भी संभव है। महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए आत्म अनुशासन का प्रयोग किया। वो अहिंसा के मार्ग पर दृढ़ रहे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। मलाला यूसुफजई ने शिक्षा के लिए अपनी लड़ाई में आत्म अनुशासन का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर भी लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए आत्म अनुशासन का प्रयोग किया। उन्होंने हजारों बार प्रयोग किए और असफल रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंत में उन्हें सफलता मिली। आत्म अनुशासन एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कर सकते हैं। आज से ही आत्म अनुशासन का अभ्यास शुरू करें और देखें कि ये आपके जीवन में क्या बदलाव लाता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर, अच्छी आदतें बनाकर और बुरी आदतों को छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने के लिए तैयार हैं, तो आत्म अनुशासन का रास्ता अपनाएं। ये वो रास्ता है जो आपको सफलता, खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए, लगातार प्रयास करते रहिए और कभी हार मत मानिए। और याद रखिए, आपकी नियति आपके हाथों में है और आत्म अनुशासन ही वो शक्ति है जो आपको अपनी नियति को खुद लिखने में मदद करेगी। अपने जीवन को अनुशासित बनाने का संकल्प लें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें और कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह न करें। आप जो चाहें बन सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं और आप अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बना सकते हैं। बस आपको आत्म अनुशासन का मार्ग चुनना है और उस पर दृढ़ रहना है। अध्याय 10, अपने भीतर के हीरो को जगाएं। क्या आप खुद को सचमुच प्यार करते हैं? क्या आप खुद को उसी दया और करुणा के साथ देखते हैं जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखते हैं? क्या आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और अपनी खूबियों का जश्न मनाते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो ये अध्याय आपके लिए है। आत्मसम्मान ये वो नींव है जिस पर एक खुशहाल, सफल और सार्थक जीवन खड़ा होता है। ये वो आंतरिक शक्ति है जो हमें खुद पर विश्वास करने, अपने सपनों का पीछा करने और हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। आत्मसम्मान कोई अहंकार या घमंड नहीं है। ये खुद के प्रति एक गहरा और सच्चा सम्मान है। ये जानना है कि आप मूल्यवान हैं, आप योग्य हैं और आप प्यार के लायक हैं, चाहे आप कुछ भी करें या ना करें।
आत्मसम्मान एक स्वस्थ मानसिकता है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह आपको अपने आप को बेहतर ढंग से समझने, अपने रिश्तों को सुधारने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हैं या कि आप कभी गलती नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और आप उनसे सीखते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को माफ करते हैं और आप खुद पर दया करते हैं, खासकर तब जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे हों। आत्मसम्मान के कई लाभ हैं। जब आपके पास आत्मसम्मान होता है, तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, क्योंकि आप खुद पर विश्वास करते हैं और आप जानते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आप नकारात्मक विचारों को चुनौती देते हैं। आप बेहतर निर्णय लेते हैं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं और अपनी आवश्यकताओं को समझते हैं और आप आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचते हैं। आप बेहतर रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि आप खुद को प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं, जिससे आप दूसरों को भी प्यार करने और सम्मान करने में सक्षम होते हैं। आप अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित होते हैं और आप असफलता से डरते नहीं हैं। कम आत्मसम्मान के कई कारण हो सकते हैं। बचपन के अनुभव, नकारात्मक आलोचना और सामाजिक दबाव, ये सब आपके आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं। यदि आपके माता पिता या देखभाल करने वालों ने आपका समर्थन नहीं किया या यदि उन्होंने आपकी आलोचना की, तो आपको यह विश्वास हो सकता है कि आप प्यार के लायक नहीं हैं या आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यदि आपको स्कूल या काम पर नकारात्मक आलोचना का सामना करना पड़ा, तो आपको यह विश्वास हो सकता है कि आप सक्षम नहीं हैं या आप सफल होने के लायक नहीं हैं। यदि आप सामाजिक दबावों का सामना कर रहे हैं, जैसे मीडिया में दिखाए जाने वाले सुंदरता के अवास्तविक मानकों, तो आपको यह विश्वास हो सकता है कि आप सुंदर नहीं हैं या आप आकर्षक नहीं हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के कई तरीके हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा एक शक्तिशाली तकनीक है, जिसका उपयोग आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा का मतलब है अपने आप से सकारात्मक और उत्साहवर्धक बातें कहना। हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद से कहें कि आप कितने अच्छे हैं और आप कितनी चीजें हासिल कर सकते हैं। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। हर किसी में कुछ ताकतें और कमजोरियां होती हैं। अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने से आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने में मदद मिलेगी। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से आपको उनसे सीखने और बेहतर बनने में मदद मिलेगी। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं, तो खुद को शाबाशी दें और अपनी सफलता का जश्न मनाएं। ये आपको प्रेरित रहने और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करेगा। खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना भी जरूरी है। हर कोई गलतियां करता है। खुद को माफ करने से आपको अतीत को भूलकर आगे बढ़ने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलेगी। दूसरों को माफ करने से आपको क्रोध और आक्रोश से छुटकारा मिलेगा और आपको अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलेगी। अपने प्रति दयालु बने, खासकर जब आप गलती करते हैं या मुश्किल समय से गुजरते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त परेशान है और उसे आपके समर्थन की जरूरत है, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आपको शायद दयालु, समझदार और उत्साहवर्धक होने की कोशिश करनी होगी। अपने साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। अपने आप को समय दें, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और खुद को प्यार और समर्थन दें। आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर एक सफल और खुशहाल जीवन खड़ा होता है। अपने अंदर छिपे हीरो को जगाओ, अपने आप को प्यार करें, अपने आप पर विश्वास करें और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करें। और याद रखें, आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको एक असाधारण जीवन जीने के लिए चाहिए। आपको बस खुद पर विश्वास करना है। अब तक हमने देखा कि आत्मसम्मान आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब कुछ ऐसी कहानियों की बात करते हैं जिन्होंने अपने आत्मसम्मान को बढ़ाकर बड़ी सफलता हासिल की। ओपरा विनफ्रे को बचपन में गरीबी और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान को कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया और अपने सपनों का पीछा किया, और आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। मलाला यूसुफजई को तालिबान ने गोली मार दी थी, क्योंकि वो लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठा रही थी, लेकिन उन्होंने डरने से इनकार कर दिया।
उन्होंने अपने आत्मसम्मान को अपनी ताकत बनाया और शिक्षा के अधिकार के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी, और आज वो दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत हैं। अब्राहम लिंकन को अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहे, और अंततः वो अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बने। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि आत्मसम्मान कितना शक्तिशाली हो सकता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो आज से अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना शुरू करें। अपने बारे में सकारात्मक सोचें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी कमियों को स्वीकार करें। याद रखें, आप मूल्यवान हैं, आप योग्य हैं और आप प्यार के लायक हैं। अध्याय 11। अपनी डरपोक प्रवृत्ति को चुनौती देकर असीम संभावनाओं को अनलॉक करें। क्या आप अक्सर किसी नए अवसर से पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपको असफलता का डर सताता है? क्या आप अपनी राय रखने से डरते हैं क्योंकि आपको आलोचना का सामना करने का डर है? क्या आप अपनी जिंदगी को सुरक्षित और आरामदायक दायरे में ही गुजारना चाहते हैं, जहां कोई चुनौती या जोखिम न हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये अध्याय आपके लिए है। साहस, ये वो गुण है जो हमें सिखाता है कि कैसे डर का सामना करना है, अपनी सीमाओं को तोड़ना है और अपने सपनों का पीछा करना है, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। हर कोई डरता है, लेकिन साहसी लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। साहस का मतलब है अपने डर को स्वीकार करना, उसे समझना और फिर भी वो करना जो सही है, जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। साहस का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह बने या जोखिम भरे काम करें। इसका मतलब है सोच समझकर जोखिम लेना, अपने डर का सामना करना और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार रहना। साहस आपको अपनी सीमाओं को चुनौती देने में मदद करता है। जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो आप नई चीजें सीखते हैं, आप विकसित होते हैं और आप अधिक मजबूत बनते हैं। साहस आपको अपने सपनों का पीछा करने में मदद करता है। जब आप साहसी होते हैं, तो आप उन सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित होते हैं जो आपको डराते हैं, और आप हार नहीं मानते, भले ही आपको कई असफलताओं का सामना करना पड़े। साहस आपको दूसरों के लिए खड़े होने में मदद करता है। जब आप साहसी होते हैं, तो आप उन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं जिनके पास अपनी आवाज नहीं है, और आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। डर के कई प्रकार होते हैं और हर डर का सामना करने का तरीका अलग होता है। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अज्ञात का डर, चोट लगने का डर और मरने का डर। सफलता का डर आपको नए अवसरों को आजमाने से रोकता है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। अस्वीकृति का डर आपको अपनी राय रखने से रोकता है और आपको दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर बनाता है। अज्ञात का डर आपको नई चीजों को आजमाने से रोकता है और आपको अपनी कंफर्ट जोन में ही रहने के लिए मजबूर करता है। चोट लगने का डर आपको जोखिम लेने से रोकता है और आपको सुरक्षित रहने के लिए मजबूर करता है। मरने का डर आपको जीवन का आनंद लेने से रोकता है और आपको हमेशा चिंतित रहने के लिए मजबूर करता है। डर का सामना करने के लिए कुछ तरीके हैं। डर का विश्लेषण करना, छोटे कदम उठाना, सकारात्मक सोच का अभ्यास करना और दूसरों से समर्थन प्राप्त करना। डर का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले अपने डर को पहचानें और फिर खुद से पूछें कि आप किस चीज से डरते हैं। अपने डर के कारणों की पहचान करें और देखें कि क्या वे वास्तविक हैं या सिर्फ आपकी कल्पना। छोटे कदम उठाएं, एकदम से बड़ी छलांग लगाने की कोशिश न करें, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपको अपने डर का सामना करने में मदद करें। हर कदम के साथ आपका डर कम होता जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। सकारात्मक सोच का अभ्यास करना भी जरूरी है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें कि आप सक्षम हैं और आप अपने डर को पार कर सकते हैं। दूसरों से समर्थन प्राप्त करें। अपने डर के बारे में अपने दोस्तों, परिवार या किसी पेशेवर से बात करें। दूसरों का समर्थन आपको मजबूत महसूस कराएगा और आपको अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। अपनी सीमाओं को चुनौती देना भी एक शानदार तरीका है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो आप धीरे धीरे ऊंची जगहों पर जाना शुरू कर सकते हैं। पहले एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ें और फिर धीरे धीरे ऊंची चोटियों पर चढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो आप पहले अपने परिवार और दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास कर सकते हैं
और फिर धीरे धीरे बड़े समूहों के सामने बोलने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, आपका डर कम होता जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। अपनी सीमाओं को चुनौती देने से आप नई चीजें सीखते हैं, आप विकसित होते हैं और आप अधिक मजबूत बनते हैं। साहस को जगाकर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डर सिर्फ एक भावना है और आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं। उस शक्ति को पहचानिए और डर के आगे जीत हासिल कीजिए। आज से ही अपनी डरपोक प्रवृत्ति को चुनौती देने का संकल्प लें। अपने सबसे बड़े डर की पहचान करें और उसे जीतने के लिए एक योजना बनाएं। छोटे कदम उठाएं, सकारात्मक सोचें, दूसरों से समर्थन प्राप्त करें और अपनी सीमाओं को चुनौती दें। याद रखें, हर महान यात्रा एक डरपोक क्षण से शुरू होती है। डर को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक बनाएं। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, तो आप और भी मजबूत और साहसी बन जाते हैं। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने साहस दिखाकर बड़ी सफलता हासिल की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्लीय समानता के लिए अपनी लड़ाई में साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। मलाला यूसुफजई ने शिक्षा के लिए अपनी लड़ाई में साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने तालिबान के खतरे के बावजूद भी लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वासों से समझौता नहीं किया। इन लोगों ने दुनिया को दिखाया कि साहस क्या होता है। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने डर का सामना करें, अपनी सीमाओं को तोड़ें और अपने सपनों का पीछा करें। अध्याय 12, अपने दिल के दरवाजे खोलकर दुनिया को बेहतर बनाएं। क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या दूसरों के दर्द को भी महसूस करते हैं? क्या आप किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? क्या आप दूसरों के प्रति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और समझदार हैं? अगर हाँ, तो आप एक करुणा से भरे इंसान हैं। करुणा, ये वो मानवीय गुण है जो हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने और उसे कम करने के लिए प्रेरित करता है। ये वो भावना है जो हमें अपने से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक कर्म है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। करुणा का मतलब है दूसरों के प्रति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और समझदार होना। इसका मतलब है दूसरों के दर्द को महसूस करना और उसे कम करने की इच्छा रखना। इसका मतलब है दूसरों की मदद करने के लिए अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करना। करुणा का मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी की मदद करनी है या कि आप हर किसी की समस्या को हल कर सकते हैं। इसका मतलब है दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना और जितना हो सके उतना उनकी मदद करना। करुणा के कई लाभ हैं। रिश्तों को मजबूत बनाना। करुणा आपको दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, क्योंकि आप दूसरों के प्रति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और समझदार होते हैं। तनाव कम करना। करुणा आपको तनाव कम करने में मदद करती है, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं और अपनी समस्याओं को कम महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। खुशी बढ़ाना। करुणा आपको खुशी बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो आप खुद भी खुश हो जाते हैं। दुनिया को बेहतर बनाना। करुणा दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करती है, क्योंकि जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो आप दूसरों को भी दयालु होने के लिए प्रेरित करते हैं। करुणा एक ऐसी भावना है जो हमारे हृदय को खोलती है और हमें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती है। जब हम उदार होते हैं तो हम न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि हम खुद भी अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। सहानुभूति और करुणा दो अलग अलग भावनाएं हैं। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। करुणा का मतलब है दूसरों के दर्द को महसूस करना और उसे कम करने की इच्छा रखना। सहानुभूति एक आवश्यक भावना है जो हमें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करती है, लेकिन करुणा वह भावना है जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। अपने जीवन में करुणा का अभ्यास करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। दूसरों की मदद करना, अपने समुदाय में स्वयं सेवा करना, दूसरों के लिए दयालुता के छोटे छोटे कार्य करना, जरूरतमंद लोगों के लिए दान करना, दूसरों को सुनना और समझने की कोशिश करना और दूसरों के प्रति धैर्य और समझ दिखाना। आत्म करुणा, स्वयं के प्रति दयालु होना भी जरूरी है। हम अक्सर दूसरों के साथ खुद से ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं। जब आप गलती करते हैं या मुश्किल समय से गुजरते हैं
तो अपने प्रति दयालु बने, अपने आप को माफ करें और खुद को प्यार और समर्थन दें। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमें अलग अलग प्रकार के बर्ताव मिलते हैं, और ऐसे में करुणा का भाव रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन याद रखें कि करुणा हर किसी के लिए जरूरी है। आज से अपने जीवन में करुणा का अभ्यास करने का प्रयास करें। दूसरों के प्रति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनें। दूसरों की मदद करने के लिए अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करें और अपने आप से प्यार करें। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने दुनिया में करुणा फैलाई। मदर टेरेसा ने गरीबों और बीमारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि करुणा क्या होती है। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में करुणा का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और एक बेहतर भविष्य के लिए काम किया। दलाई लामा दुनिया भर में शांति और करुणा के दूत हैं। वे हमेशा प्रेम और दया की बात करते हैं। इन लोगों ने दुनिया को दिखाया कि करुणा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। करुणा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को और दुनिया को बेहतर बना सकती है। तो आज से अपने दिल के दरवाजे खोलिए, दूसरों के प्रति दयालुता और प्रेम दिखाइए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दीजिए। करुणा का अभ्यास सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लिए भी फायदेमंद है। जब आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो आप खुद को भी अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। करुणा एक ऐसा बीज है जिसे बोने पर प्रेम, शांति और सद्भाव का फल मिलता है। तो आइए आज से ही अपने जीवन में करुणा का बीज बोएं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। अध्याय 13, दिल पर लगे जख्मों को भरने और आगे बढ़ने का रास्ता। क्या आप अभी भी अतीत के किसी घाव को सीने से लगाए बैठे हैं? क्या किसी ने आपके साथ ऐसा किया है जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं? क्या बदले की आग आपके दिल में धधक रही है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये अध्याय आपके लिए है। क्षमा, ये वो शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अतीत के दर्द से मुक्त होने, अपने दिल के जख्मों को भरने और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के कार्यों को सही ठहरा रहे हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस घटना को भूल रहे हैं जो आपके साथ हुई। क्षमा का मतलब है उस दर्द को छोड़ देना जो आप अंदर दबाए हुए हैं, उस नकारात्मक ऊर्जा को मुक्त करना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना। क्षमा एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें समय, प्रयास और करुणा की आवश्यकता होती है। ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके फायदे अनगिनत हैं। क्षमा के कई लाभ हैं। ये तनाव को कम करता है। जब आप किसी के प्रति गुस्सा या आक्रोश रखते हैं, तो आप अपने शरीर को तनाव हार्मोन से भर देते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्षमा करने से आपको तनाव कम करने और शांत रहने में मदद मिलती है। ये रिश्तों को बेहतर बनाता है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप अपने रिश्तों को सुधारने और मजबूत करने का अवसर देते हैं, चाहे वो रिश्ते आपसे जुड़े हों या किसी और से। ये भावनात्मक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करता है। क्षमा करने से आप अतीत के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और आप वर्तमान में जीने और भविष्य के लिए उत्साहित होने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। क्षमा करने से आप अधिक दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनते हैं, और आप अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी पाते हैं। क्षमा करने के कई चरण हैं, लेकिन ये चरण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, ये मानना कि आपको चोट लगी है और अपने दर्द को महसूस करना। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना, ये समझने की कोशिश करना कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया और उनके इरादे क्या थे। क्षमा करने का निर्णय लेना, ये एक सचेत निर्णय लेना है कि आप उस व्यक्ति को और उस घटना को जाने देंगे और अब उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। खुद को क्षमा करना, हम अक्सर दूसरों को माफ करना मुश्किल पाते हैं, लेकिन खुद को माफ करना और भी मुश्किल हो सकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और खुद को माफ करना आपको आगे बढ़ने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। क्षमा करने में कई बाधाएं भी आ सकती हैं। क्रोध, आक्रोश और बदला लेने की इच्छा आपको क्षमा करने से रोक सकती है। यदि आप इन भावनाओं से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ काम करने के लिए समय निकालें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें या किसी चिकित्सक से परामर्श करें। इन भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और उन्हें संसाधित करने की कोशिश करें। आज से क्षमा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अतीत को भूलकर आगे बढ़ें, अपने दिल के जख्मों को भरें और एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जिएं।
उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आपको माफ करने की जरूरत है, और उन परिस्थितियों के बारे में सोचें जिन्हें आपको स्वीकार करने की जरूरत है। हर दिन क्षमा का अभ्यास करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने क्षमा के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में क्षमा का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने उत्पीड़कों को माफ कर दिया और एक बेहतर भविष्य के लिए काम किया। ईवा कोरोवा एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं जिन्होंने उन नाजी डॉक्टरों को माफ कर दिया जिन्होंने उन पर प्रयोग किए थे। उनकी कहानी क्षमा की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। इन लोगों ने दुनिया को दिखाया कि क्षमा कितना शक्तिशाली हो सकता है। क्षमा एक ऐसा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। यह आपको अतीत के दर्द से मुक्त करता है और आपको एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। क्षमा को अपनाएं, प्यार फैलाइए और नफरत को खत्म कीजिए। तो आज ही से खुद को क्षमा करने का संकल्प लें। अपनी गलतियों को माफ करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकारें और खुद को प्यार और सम्मान दें। और साथ ही उन लोगों को भी माफ करने का प्रयास करें जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है, भले ही वो माफी कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। याद रखें, क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए है। ये आपको अतीत के बोझ से मुक्त करता है और आपको एक नई शुरुआत का अवसर देता है। अपनी जिंदगी को क्षमा और प्रेम से भरें और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक शांति और संतोष का अनुभव होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। अध्याय 14। जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को दिल से महसूस करें। क्या आप हर दिन उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके जीवन में अच्छी हैं, या आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो गलत हैं? क्या आप उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं, या आप उन्हें हल्के में लेते हैं? आज हम बात करेंगे कृतज्ञता की। ये वो जादुई चश्मा है जिसे पहनने से आपको हर तरफ खुशियां और आशीर्वाद नजर आने लगते हैं। कृतज्ञता का मतलब है आपके जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करना, चाहे वे कितनी भी छोटी या साधारण क्यों ना हो। इसका मतलब है हर पल का आनंद लेना, हर अनुभव से सीखना और हर व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना जिसने आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। कृतज्ञता कोई भावना नहीं है, ये एक चुनाव है। ये एक सचेत निर्णय है कि आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और नकारात्मक चीजों को नजरअंदाज करेंगे। कृतज्ञता के कई लाभ हैं। ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराता है, आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है और आपको अधिक आशावादी बनाता है। यह आपको तनाव कम करने, नींद में सुधार करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और दर्द को कम करने में भी मदद करता है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं, क्योंकि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास हैं, न कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं हैं। यह आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो कृतज्ञता आपको ये याद रखने में मदद कर सकती है कि आपके जीवन में अभी भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं, और ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के कई तरीके हैं। एक कृतज्ञता पत्रिका लिखना। हर दिन उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। दोस्तों और परिवार के प्रति आभार व्यक्त करना। अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं और आप उनके लिए कितने आभारी हैं। स्वयं सेवा करना। दूसरों की मदद करने से आपको ये एहसास होता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, और ये आपको दूसरों के प्रति अधिक आभारी बनाता है। प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति की सुंदरता और शांति की सराहना करने से आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों के प्रति अधिक आभारी होने में मदद मिलती है। मुश्किल परिस्थितियों में भी आभारी रहें। हर किसी के जीवन में मुश्किल समय आते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। आप या तो नकारात्मक हो सकते हैं और हार मान सकते हैं, या आप आभारी हो सकते हैं और उन चीजों की तलाश कर सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। यहां तक कि मुश्किल परिस्थितियों में भी आप कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं, चाहे वो आपकी ताकत, आपके दोस्त हों या आपका जीवन ही क्यों ना हो। आज से अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करने का प्रयास करें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं और हर अवसर पर अपना आभार व्यक्त करें। याद रखें, कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को दिल से महसूस करने के लिए कृतज्ञता का मार्ग चुनें।
अपनी कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाएं, जैसे कि सुबह उठकर 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, या रात को सोने से पहले अपने दिन की अच्छी बातों को याद करना। इससे आपको हर पल में सुंदरता और आशीर्वाद देखने में मदद मिलेगी। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की। ओपरा विनफ्रे हमेशा अपने जीवन में मिलने वाले अवसरों के लिए आभारी रहती हैं और वो अपनी सफलता का श्रेय कृतज्ञता को देती हैं। दलाई लामा हमेशा शांति, करुणा और कृतज्ञता की बात करते हैं और वो अपने अनुयायियों को हर पल का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन लोगों ने दुनिया को दिखाया है कि कृतज्ञता कितनी शक्तिशाली हो सकती है। तो आज से अपने दिल को कृतज्ञता से भरिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। कृतज्ञता एक जादुई शक्ति है जो आपके दुखों को कम कर सकती है, आपके सुखों को बढ़ा सकती है और आपको एक अधिक पूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकती है। तो आज से ही कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करें, अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और हर पल का आनंद लें। आप देखेंगे कि दुनिया और भी खूबसूरत और जीवन और भी सार्थक लगने लगेगा। अध्याय 15, कभी ना खत्म होने वाली यात्रा का पथिक बने। क्या आपने कभी उस धावक को देखा है जो मैराथन में दौड़ रहा है? जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं और पसीने की बूंदें चमकती हैं? क्या आपने कभी उस कलाकार को देखा है जो घंटों तक अपने कैनवास पर रंग भरता रहता है, अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए अथक प्रयास करता है? या क्या आपने कभी उस वैज्ञानिक को देखा है जो प्रयोगशाला में सालों तक प्रयोग करता रहता है, हार नहीं मानता और एक दिन दुनिया को बदल देने वाली खोज कर दिखाता है? इन सभी में एक बात समान है, निरंतरता। निरंतरता, ये वो शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहने के लिए प्रेरित करती है, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। ये वो गुण है जो हमें हार मानने से रोकता है और हमें उस रास्ते पर टिके रहने में मदद करता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। निरंतरता कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है, ये सिर्फ एक सचेत निर्णय है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि आप हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे, भले ही आपको तुरंत परिणाम ना दिखें। निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी आराम नहीं करना चाहिए या कभी गलती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप गलती करते हैं तो आप सीखते हैं और आप फिर से कोशिश करते हैं, और जब आप थक जाते हैं तो आप आराम करते हैं, लेकिन आप कभी भी हार नहीं मानते। निरंतरता के कई लाभ हैं। ये आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो आप अंततः अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे, चाहे वे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो आप खुद पर अधिक विश्वास करने लगते हैं और आपको यह विश्वास हो जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जिसका आप मन बना लें। ये आपके जीवन को अधिक सार्थक बनाता है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अपने जीवन में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। अपनी जिंदगी में निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव यहाँ दिए गए हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने लक्ष्यों को लिखने से वे अधिक ठोस हो जाते हैं और आपको उनके प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहने में मदद मिलती है। एक योजना बनाएं। अपनी योजना में उन सभी चरणों को लिखें जिन्हें आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उठाने की आवश्यकता है, और प्रत्येक चरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करने से आपको प्रेरित रहने और ये देखने में मदद मिलती है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। हर बार जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो खुद को कुछ खास कीजिए। ये आपको उत्साहित रहने और अपनी यात्रा जारी रखने में मदद करेगा। प्रेरणा बनाए रखें और प्रेरित रहने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक और सफल हैं। आज से अपनी जिंदगी में निरंतरता का अभ्यास करने का प्रयास करें। हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए कुछ कीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यदि आप एक पुस्तक लिखना चाहते हैं तो हर दिन एक पेज लिखें। यदि आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं तो हर दिन 15 मिनट अभ्यास करें। यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो हर दिन 30 मिनट व्यायाम करें। याद रखें, हर छोटा कदम भी मायने रखता है और लगातार प्रयास से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतरता के महत्व को दर्शाने वाली कुछ कहानियां। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयोग किए और असफल रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंत में उन्हें सफलता मिली। कर्नल सैंडर्स ने अपनी चिकन रेसिपी को बेचने के लिए सालों तक संघर्ष किया,
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः उन्होंने केएफसी की स्थापना की, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट श्रृंखलाओं में से एक है। जेके रॉलिंग को हैरी पॉटर श्रृंखला प्रकाशित करने से पहले कई प्रकाशकों ने खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उनकी पुस्तकें दुनिया भर में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकें बन गईं। इन कहानियों से प्रेरणा लें। निरंतरता वह कुंजी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। आज ही अपने लक्ष्यों का पीछा करना शुरू करें और कभी हार मत मानिए। याद रखें, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आज से अपनी जिंदगी को एक निरंतर चलने वाली यात्रा में बदल दीजिए। एक ऐसी यात्रा जहां हर दिन कुछ नया सीखने, कुछ नया करने और कुछ नया बनने का अवसर हो। अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाइए और कभी भी मुश्किलों से हार मत मानिए। याद रखिए, हर मुश्किल एक सीख है, हर असफलता एक अनुभव है और हर चुनौती आपको और भी मजबूत बनाती है। निरंतरता का ये मार्ग आपको एक असाधारण जीवन की ओर ले जाएगा। एक ऐसा जीवन जो आपके लक्ष्यों से भरा होगा, आपके सपनों से रोशन होगा और आपकी उपलब्धियों से महकेगा। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज माइंड मैजिक की इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने साथ मिलकर जाना कि कैसे हमारा दिमाग एक शक्तिशाली जादूगर है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपनी हर इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की असीम क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक सोचें, कैसे अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करें, कैसे ध्यान करें और कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।